वेलकम एवरीवन। तो हम लोग जो टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर कर रहे थे, आज उसका सेकेंड वीडियो देखेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स देख लेते हैं। आज जो जो टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो सबसे पहले है आपका एडोलेसेंट लर्नर, एडल्ट लर्नर, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। फिर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे डिफरेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अलग होते हैं। वो कौन सा डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना होगा। पहला है आपका पर्सनल, फिर है एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, और इसके बाद आखिर में इस टॉपिक को रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है उन्हें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चैप्टर का जो पीडीएफ है उसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। हमारे ग्रुप का इम्पैक्टिका क्लास है, उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स कौन होते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये दो वर्ड से बना है। पहला है आपका एडोलेसेंट और दूसरा है आपका एडल्ट। तो एडोलेसेंट कौन है? जो भी आपके मान लीजिए टीनेज ईयर्स में है, जो भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, सभी आपके एडोलेसेंट के अंडर अंडर आते हैं। तो ये हो गए स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सभी होते हैं एडोलेसेंट लर्नर। एडल्ट लर्नर्स कौन होते हैं? एडल्ट लर्नर्स वो होते हैं जो कॉलेज जाते हैं, मास्टर्स पढ़ते, पीएचडी करते हैं। ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? एडल्ट लर्नर्स। तो हमारी यूजीसी नेट के एग्जाम में जो मेनली क्वेश्चन आते हैं उसमें डिफरेंस पूछा जाता है एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स में। तो उसको एक बार देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए दो कॉलम बना दिया है मैंने। पहला है आपका एडोलेसेंट और दूसरा है आपका एडल्ट लर्नर्स। अब चलिए एक एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले एडोलेसेंट की अगर बात की जाए, एडोलेसेंट जो लर्नर होते हैं उनको उस पढ़ाई में कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास 7 का स्टूडेंट है, उसे उस पढ़ाई के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मान लीजिए कोई क्लास 7 का लड़का है, वो बायोलॉजी पढ़ रहा है, तो उसे तो पहले से बायोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा। जो उससे क्लास में पढ़ाया जाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में, तब उसे जाके उस सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज मिलेगा। अब मान लीजिए एक्सपीरियंस में कौन होते हैं? एडल्ट लर्नर्स। ये कौन होते हैं? जो कॉलेज जाते हैं। अब देखिए कॉलेज जाके मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस कर रहा है, वो स्टूडेंट जो है अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा है। तो एमबीबीएस करने से पहले उसे क्या करना होगा? बायोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। उसका एक एग्जाम होता है, नीट के एग्जाम, उससे देना होगा और फिर जाके वो एमबीबीएस के लिए पढ़ाई कर सकता है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस से मतलब यही है कि उसको सब्जेक्ट नॉलेज पहले से रहता है और उसके बाद उसके ऊपर और भी वो पढ़ाई करने जाता है। फिर इसमें आते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। अगर एडोलेसेंट स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि सब्जेक्ट के बारे में उन्हें पता चल जाए। जैसे यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है जो बायोलॉजी का पढ़ाई कर रहा है, तो वो किस लिए पढ़ाई करेगा? ताकि बायोलॉजी सब्जेक्ट में उसकी ग्रिप अच्छी बने और उसको मार्क्स अच्छा मिले। तो यहाँ पर एडोलेसेंट जो लर्नर्स होते हैं वो पढ़ाई इसलिए सिर्फ करते हैं ताकि उनको नॉलेज मिल सके अच्छे तरीके से। वहीं पे जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो करते हैं लाइफ स्किल के लिए। देखिए एमबीबीएस में जो स्टूडेंट है उसका एडमिशन हो गया, अब वो पढ़ाई जो बायोलॉजी का कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? वो ताकि बाद में एक अच्छे हॉस्पिटल में या फिर अच्छे क्लिनिक में काम कर पाए, ऑपरेशन कर पाए, मेडिकल असिस्टेंस दे पाए, इसके लिए वो काम कर रहा है। तो फिर वो जो एजुकेशन रिसीव कर रहा है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग लाइफ स्किल्स। फिर यहाँ पर आते हैं मोटिवेशन इज एक्सटर्नल। देखिए एडोलेसेंट लर्नर्स जो होते हैं, देखिए क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है, जितने टीन एज है या फिर एडोलेसेंट लर्नर्स है, वो सब पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि उनका रैंकिंग अच्छा पाए, एक अच्छे रैंक से वो पास हो पाए। हम लोग को एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि 40 मार्क्स से नीचे अगर कोई लाएगा तो फेल होगा, उससे ऊपर लाएगा तो पास होगा। तो ये सब के लिए मोटिवेशन जो होता है एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। देखिए मान लीजिए आप फर्स्ट रैंक है या फिर मान लीजिए आप एकदम 10th रैंक पे है, दोनों को तो एक साथ क्लास 7 से क्लास 8 पे भेजा जाएगा।
डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा दोनों के बीच में, तो लेकिन एक रैंकिंग सिस्टम दे दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेटेड रह सके। और यहाँ पर मोटिवेशन इज इंटरनल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो स्टूडेंट है एमबीबीएस का, ये अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा, अपना अटेंडेंस अच्छा रखेगा, तो क्या होगा, प्लेसमेंट के टाइम इसे अच्छी कंपनी से नौकरी मिलेगा, और अच्छी कंपनी से नौकरी जब इसे मिलेगा, इसका फाइनेंशियल और सोशल लाइफ दोनों में इसको मदद मिलेगा। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन होता है, ये मोटिवेशन हम लोग का होता है इंटरनल। फिर यहाँ पर है आपका प्री डिटरमाइंड गोल। ये भी बहुत तक यहाँ तक ही सेम है कि मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है और प्री डिटरमाइंड गोल, मतलब वही मैंने बता दिया था जो कि 40 मार्क्स से ज्यादा लाना होगा पास करने के लिए। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स क्या, मैंने खुद भी यही किया है कि 40 मिलने के लिए मैंने पढ़ाई किया ताकि 40 से कम ना आए और फेल ना हो हम। तो यही है प्री डिटरमाइंड गोल रहता है। और यहाँ पर क्या होता है आपका सेल्फ डिटरमाइंड गोल, आप खुद से डिसाइड करते हो। देखिए जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स है, वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स ये ट्राई कर रहे हैं कि मेरा अच्छे से अच्छा मार्क्स मिला है, कि उससे 96 मिलेगा तो वो सोच रहा है मुझे 98 मिले। इससे फर्क नहीं करता कि कौन फर्स्ट है सेकंड है, मुझे एक अच्छा मार्क्स चाहिए, अटेंडेंस में अच्छा परसेंटेज चाहिए, तभी जाके मैं अच्छा एक कंपनी में नौकरी कर पाऊंगा। तो ये है आपका सेल्फ डिटरमाइंड गोल। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स, मैंने ये एक ही एग्जाम्पल देकर समझाया है क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार आता है। तो चलिए इसके बाद देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। देखिए एक क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट रहते हैं, 50 के हर एक स्टूडेंट जो होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं। कोई बात करने के लिए पसंद करता है, कोई अकेले रहना पसंद करता है। तो इन सब को क्या कहा जाता है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्या क्या आदत रहते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स रहता है। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, एज आ गया, आपका जेंडर आ गया, फिर आपका सोशल स्टेटस आ गया, हाइट आ गया, वेट आ गया, ये सब होता है आपका पर्सनल डिटेल्स। हर एक स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल जो है वो सब अलग होता है, और उसके हिसाब से जो डिफरेंशिएट किया जाता है उसे कहा जाता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए पर्सनल जो होता है उससे हम इससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग, कि कोई अच्छे तरीके से सुनता है, कोई पढ़ाई को नहीं सुनता है, इग्नोर करता है, कोई ऐसे एक्ट करता है कि क्लास में ध्यान दे रहा है पर पढ़ाई नहीं करता है। ये सब क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर कौन होता है, जो ध्यान से बातचीत को सुनता है, क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़ता है, ध्यान से टीचर जो बोल रहे उसे पॉइंट नोट डाउन करता है, लिखता है अपने कॉपी में। इन्हें कहा जाता है एक्टिव लिसनर। फिर आते हैं हम एम्पैथिक लिसनर। एम्पैथिक लिसनर क्या होता है, मान लीजिए जो स्पीकर है वो अपना कुछ दुखदाई बात कह रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर उससे कोई डिजीज है, ये सब जो बात वो कह रहा है, तो एक एम्पैथिक लिसनर जो है ध्यान से उसके ऊपर सिंपैथी देके ये बात सुनेगा, तो वो है आपका एम्पैथिक लिसनर। फिर आते हैं क्रिटिकल लिसनर। क्रिटिकल लिसनर मेनली हम लोग डिबेट टीम में देखते हैं। डिबेट में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को जब बोला जाता है तब ये देखा जाता है कि वो पॉजिटिव पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है, क्या वो पॉइंट वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसे क्या कहा जाता है, आपका क्रिटिकल लिसनर। फिर आता है आपका अप्रिशिएटिव लिसनर। अप्रिशिएटिव लिसनर कौन होते हैं, देखिए हम लोग जब कोई कॉमेडी शो देखने जाते हैं, ड्रामा या फिर थिएटर देखने जाते हैं, हम लोग क्यों देखने जाते हैं, मान लीजिए कोई कॉमेडी शो देखने गए तो यूट्यूब पे जरूर उस कॉमेडियन का शो देखा होगा हमने, या फिर नेटफ्लिक्स पे, इन सब पे हम लोग ने ओपन माइक देखा होगा उसका, और हम लोग को वो कॉमेडियन अच्छे लगे, इसलिए हम लोग उस कॉमेडी शो में गए हैं ताकि उस कॉमेडियन का जो परफॉर्मेंस है उसे एंजॉय कर पाए। तो इसे कहा जाता है अप्रिशिएटिव लिसनिंग, कि जो स्पीकर है उसके जो स्पीकिंग स्किल्स है या फिर वो जो बोल रहा है उसे हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए हम लोग वहां पर गए हैं उसकी बात सुनने के लिए।
फिर आते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपका सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने दोस्तों से या फिर दोस्तों के ग्रुप सभी से कैसे मिलते हैं। देखिए हम लोग सभी का ग्रुप रहता है, जैसे स्कूल का ग्रुप और घर में दोस्तों का ग्रुप, तो इन सब ग्रुप से मिलके जो रहता है उसी कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है सोशल। कोई आपका इंट्रोवर्ट होता है जो किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है जो क्लास में हर टाइम हल्ला करता है, तो ये सब रहता है सोशल। तो सोशल अगर देखा जाए इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फील्ड डिपेंडेंट और एक होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट। इनको समझने से पहले फील्ड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए फील्ड आप नॉर्मल तरीके से अगर कहा जाए तो आपका दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, क्रिकेट का फील्ड। अब फील्ड क्या होता है, पिच रहता है और उसके आसपास रहता है आपका फील्ड। तो यहाँ पर भी फील्ड का मतलब सेम है, ये बीच में जो है, ये बीच में आपका स्टूडेंट है और उसके आसपास मान लीजिए जो टीचर है, जो स्टूडेंट्स है, क्लासरूम है, टेबल चेयर फैन एसी, जो सब कुछ है सब कुछ आपके फील्ड के अंडर आता है। तो दो तरीके के यहाँ पर सोशल कैरेक्टरिस्टिक में स्टूडेंट दिखाए गए हैं, एक है आपका फील्ड डिपेंडेंट और दूसरा है आपका फील्ड इंडिपेंडेंट। अब जो चीज हम लोग को नाम से पता चल रहा है कि फील्ड डिपेंडेंट वो है जो उन पे डिपेंड करते हैं फील्ड पे, और फील्ड इंडिपेंडेंट जो फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, रिलाई लेस ऑन टीचर्स। मतलब जो फील्ड डिपेंडेंट, एक सेकंड यहाँ पर पॉइंट देख लेता हूँ। फील्ड डिपेंडेंट यहाँ पर गलत हो गया है, ये होगा रिलाई ऑन टीचर्स, ये होगा आपका रिलाई लेस ऑन टीचर्स। यहाँ पर जो हिंदी में ट्रांसलेशन है उसको भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लीजिए। यहाँ पर होगा रिलाई ऑन टीचर्स, यहाँ पर होगा रिलाई लेस ऑन टीचर्स। तो चलिए इसको देखते हैं। फील्ड डिपेंडेंट कौन है, जो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स पे रिलाई करते हैं, अपने टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे, अपने फ्रेंड्स पे रिलाई करते हैं, उन्हें कहा जाता है फील्ड डिपेंडेंट। और वहीं पे फील्ड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन होंगे, जो कि रिलाई लेस ऑन टीचर्स, मतलब जो टीचर्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उन पे वो रिलाई कम करता है। फिर आते हैं परसीव ग्लोबली। परसीव ग्लोबली मतलब क्या होता है, ये कोई एक चीज पर्टिकुलर तरीके से नहीं देखते, ये पूरे चीज को एक साथ देखना पसंद करता है, तो इसे कहा जाता है परसीव ग्लोबली। उसका ठीक उल्टा है परसीव एनालिटिकली, मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज को अलग तरीके से देखते हैं, ना कि एज अ होल ग्रुप। फील्ड डिपेंडेंट अगर देखा जाए तो दो प्रेफर टू वर्क इन टीम्स, ये टीम में रह के काम करना ज्यादा पसंद करते हैं और ये अकेले में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये है आपके फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट। फिर आएंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक पे। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है आपका एकेडमिक। एकेडमिक में क्या देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई में कैसा है, उसका एजुकेशन कैसा है। देखिए बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कोई सब्जेक्ट में वीक होता है और कोई सब्जेक्ट में स्ट्रांग होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका इंग्लिश लिटरेचर में वीक है लेकिन वो फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये सब किसके अंडर आ जाता है, ये सब आ जाता है आपके एकेडमिक के अंडर। तो एकेडमिक में सिर्फ यहीं तक समझता है। फिर हम लोग समझेंगे इमोशनल। इमोशनल मतलब क्या होता है, आपके साथ जो कुछ भी होता है उसका आप कैसे रिएक्शन देते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं,
हम सबके क्लास में कोई एक ऐसा दोस्त रहता होगा जिसे थोड़ा सा गुस्सा दिलाने से वो पूरा भड़क जाता था और हम लोग सभी उसके मजे लेते थे। तो वो है आपका इमोशनल, कि आप सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, कि आपके आसपास जो सिचुएशन है वो आपको कितना तक इफेक्ट करता है। तो ये होता है आपका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और अच्छी तरीके से समझेंगे स्टूडेंट से। एक टाइप के स्टूडेंट को कहा जाता है रिफ्लेक्सिविटी और दूसरा है आपका इम्पल्सिविटी। देखिए, वो दिन याद कीजिए जब टीचर आपको क्लास में क्वेश्चन पूछते थे। क्लास में आपके दो टाइप के स्टूडेंट्स होते थे। एक जो सबसे पहले अपना हाथ उठा देते थे, जिन्हें आंसर पता भी नहीं होता था ठीक से, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहता था। और दूसरे कुछ स्टूडेंट्स रहते थे जो चुपचाप बैठे रहते थे पर उनको आंसर तो पता था। तो इन दोनों स्टूडेंट्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जो चुपचाप बैठे रहते थे और सिर्फ पूछे जाने पे ही आंसर दे देते, उन्हें कहा जाता है आपका रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो सोच के, कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है उसका सोच के फिर उसका सही आंसर देते हैं। और जो सबसे पहले हाथ उठा देते, जिनको सभी आंसर्स देना पड़ता है, उनको सब कुछ पता है, दुनिया के सारे राज पता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है इम्पल्सिविटी। ये क्या करते हैं? सभी चीजों में अपना जो ओपिनियन है देना चाहते हैं और ये बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी हो गए जो चुपचाप रहते हैं, और जो सबसे जल्दी आंसर देते हैं गलत आंसर, वो हो गए आपके इम्पल्सिविटी। फिर आते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आखिरी है वो है आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं और टीचर्स पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स उस मैटर को कितने अच्छे तरीके से समझ रहा है, उसे अपने लैंग्वेज में कैसे वो इंटरप्रेट कर सकता है, उस सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज कितना है उसके पास, इन सब चीजों को कहा जाता है आपका कॉग्निटिव। मतलब उसका ब्रेन पावर इजीली बताया जाए तो उसका ब्रेन पावर देखा जाता है कि वो इंफॉर्मेशन को कितने जल्दी से और कितने अच्छे तरीके से समझ सकता है। इसे कहा जाता है आपके कॉग्निटिव। तो इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकर्स होते हैं। पहले होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। पहले होते हैं आपके रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादातर आपके होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तब हम लोग उस पढ़ाई में ये देखते हैं कि हम लोग के पढ़ाई में कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, और उसी पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम लोग का जो पेपर 1 के एग्जाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो ये हो गए आपके रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। फिर आते क्रिएटिव थिंकर्स। क्रिएटिव थिंकर्स वो होते हैं जो, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम अगर दिया गया तो उसका क्रिएटिव कोई सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं। जैसे कि एक वर्ड है जुगाड़ करना, तो जो जुगाड़ू लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है आपका क्रिएटिव थिंकर्स। जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स, एक्टर्स, इन्हें क्रिएटिव थिंकर्स कहा जाता है। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल थिंकर। प्रैक्टिकल थिंकर्स क्या होते हैं? ये सब आपके इमोशन, क्रिएशन, ये सब में नहीं जाते, पर ये बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। जैसा आप सबने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि वो पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट का सेल कितना हुआ, इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कितना है। वो सब बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं कि आज मुझे अगर इतना फायदा हो रहा है, 10 साल बाद ये कंपनी मुझे कितना फायदा करके देगा। तो इन लाइन पे जो सोचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपका प्रैक्टिकल थिंकर्स। और आखिर में आता है आपका कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स कौन होते हैं? ये होते हैं आपके एंटरप्रेन्योर। देखिए, कोई एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूं कि कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लेके किसी ने टायर्स बना दिया। आपको दिखेगा कि टायर्स जो होते हैं उनमें काफी गड्ढे होते हैं और वो काफी रफ सरफेस होता है।
ये क्यों होता है? क्योंकि रास्ते पे जब आपके टायर्स चलेंगे तब फ्रिक्शन रहेगा और टायर्स का ग्रिप अच्छा बनेगा और वो आसानी से ब्रेक लग सकता है। तो ये होते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स, मतलब एक कॉन्सेप्ट में से वो कुछ नया चीज जो है दुनिया के अच्छे के लिए सोचते हैं और उसे बनाते हैं। तो ये हो गए आपके कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। तो जो चैप्टर था थ्योरी यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे PYQ। तो पहले इंग्लिश में देखेंगे, फिर आपके हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते क्या है? द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग दैट फोकसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू लर्न इज नोन एज। ऑप्शन ए में आपका एपिस्टेमोलॉजी, फिर बी में आपका एंड्रोगॉगी, सी में पेडागॉगी, डी में आपका ह्यूटागॉगी। तो ये जो क्वेश्चंस है इनके जो टर्म्स है ये ABCD टर्म्स, इन्हें मैंने पहले ही पढ़ाया था और ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था। तो मैं यहाँ पर भी आपको एक बार बता देता हूँ इनका मतलब क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इजी होगा। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी होता है रियलिटी के बारे में हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, जो हम लोग सामने देख रहे हैं, जो चीज हम लोग प्रूफ कर सकते हैं उसके बारे में जब पढ़ाई करते हैं वो है एपिस्टेमोलॉजी। फिर आते हैं एंड्रोगॉगी पे। एंड्रोगॉगी क्या होता है? जब पेडागॉगी से स्टार्ट करते हैं। पेडागॉगी क्या होता है? जब टीचर मेन फोकस होता है, जैसे कि हम लोग का जो लेक्चर होता है क्लासरूम में, लेक्चर सेशन, वो सब क्या होता है? वो सब होता है आपका पेडागॉगी। यहाँ पर मैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या है? आपका पेडागॉगी। एक तरफ से आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको लेक्चर सुन रहा है, ये है आपका पेडागॉगी। एंड्रोगॉगी में क्या होता है? एंड्रोगॉगी में आपके टीचर और स्टूडेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड्रोगॉगी मान लीजिए कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तब कॉलेज में हर एक चैप्टर जो है टीचर सॉल्व नहीं करते हैं। अगर हम लोग को कोई डाउट हुआ तब उस डाउट के बारे में टीचर बातचीत करते हैं और उस डाउट को सॉल्व करते हैं। तो वो हो गया आपका एंड्रोगॉगी। और आखिर में आपका ह्यूटागॉगी। ह्यूटागॉगी में होगा ओनली स्टूडेंट। देखिए आपको कुछ अगर जानना है, कोई चीज के बारे में पढ़ाई करना है, मान लीजिए आपको घर में केक खाने के लिए मन किया, तो केक के बारे में आप यूट्यूब में देखोगे, इंटरनेट पे देखोगे कैसे केक बनाते हैं, कैसे एगलेस केक बनाते हैं, वेजिटेरियन केक कैसे बनाया जाता है। तो इनके बारे में आप खुद से एडुकेशन करोगे। तो कोई स्टूडेंट जब खुद से कोई नॉलेज के लिए एडुकेट होता है उसे कहा जाता है आपका ह्यूटागॉगी। तो चलिए इसको हिंदी में भी देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसमें ही आपको कीवर्ड जो है वो दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड। सेल्फ डिटरमाइंड ये हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? ये हम लोग ने पढ़ा था एडल्ट लर्नर्स में। ये देखिए एडल्ट लर्नर्स, वहां पर लिखा हुआ है सेल्फ डिटरमाइंड। तो सेल्फ डिटरमाइंड गोल्स है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ गए कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। तो फिर ये पूछ रहा है आपके एडल्ट्स के बारे में। अब एडल्ट जो होते हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं
वो आपके खुद से पढ़ाई करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ह्यूटागॉगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, बस इस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। चलिए हिंदी में देखते हैं। ये आपका ईयर दिया हुआ है कि कौन से पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2019 में। और इसको देखिए, ये आया था दिसंबर 2018 में। सेम क्वेश्चन आपका, सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो दे ही दिया गया है कि एडल्ट एजुकेशन में यूज किया जाता है इस प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा एंड्रोगॉगी। एंड्रोगॉगी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ह्यूटागॉगी नहीं है। अगर ह्यूटागॉगी होता तो वही सही आंसर होता। एंड्रोगॉगी क्या है, तो फिर ये टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिलके जो पढ़ाई करते हैं उससे कहा जाता है एंड्रोगॉगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, जो कि आपका एंड्रोगॉगी। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कुछ भी नहीं है, ये सेम है आपका इमोशन जैसा। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम चीज है, सिर्फ वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। चलिए हिंदी में देखते हैं। तो चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं। पहला है आपका अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ अदर पीपल एंड योर ओन। तो ये तो आपका होगा, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस कहा गया, यहाँ पर वर्ड दे दिया है इमोशन। एक्सप्रेसिंग oneself स्ट्रांगली, पता नहीं। बीइंग रैशनल इन थिंकिंग, तो ये तो नहीं होगा, क्यों? बीइंग रैशनल इन थिंकिंग क्या होगा, ये होगा आपका कॉग्निटिव। ये देखिए थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने पढ़ा था कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या होना आता है, थिंकर्स, टाइप्स ऑफ थिंकर्स। तो बीइंग रैशनल इन थिंकिंग नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टिंग वन इमोशन एज पर सिचुएशन, तो ये भी मेरा आएगा। देखिए यहाँ पर दे दिया है कीवर्ड इमोशन, तो ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा। देखते हैं इसमें ऑप्शन सी, ये नहीं है। ऑप्शन सी ये भी नहीं है, तो ए और डी होगा। ए और डी नंबर वन में, नंबर वन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ए, डी और एफ। आपका सही ऑप्शन का आंसर हो जाएगा नंबर वन, जो कि आपका ए, डी और एफ। एफ में क्या है, एक्सेप्टिंग अदर पीपल एज दे आर, ये होगा ए, डी और नंबर वन। उसके बाद देखते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज डिटरमाइंड बाय। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एकेडमिक परफॉर्मेंस किससे डिटरमाइन किया जा सकता है?
हिंदी में देखते हैं अब इसको। चलिए इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका जेंडर तो नहीं होगा कि मेल फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका फिजिक भी नहीं होगा। तो आपके दो ऑप्शन बच जाते हैं, ए एंड बी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर? इनमें से कौन सा सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए वो कौन सा होगा? पहला है पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, ये नहीं होगा। थिंकिंग एबिलिटी, ये कॉग्निटिव। पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये भी आपका कॉग्निटिव में आता है, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है फिर अपने वर्ड्स में उसको कन्वे करना, वो भी आपके कॉग्निटिव में आता है। तो एबिलिटी टू रिलेट, ये ऑप्शन डी। तो ये आ गया अंडर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही था, कुछ बाकी नहीं रह गया। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और हम लोग मिलेंगे कल अपने अगले अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। एक सेकंड ये एक चीज रह गया जो कि बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है कि जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों सेम है, पर ऐसा नहीं है। आप अपने एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करते हो विथ अदर पीपल, लोगों से आप कैसे रिएक्ट करते हो अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसे कहा जाता है सोशल। और आप खुद कैसे रिएक्ट करते हो उसे कहा जाता है इमोशनल। देखिए मान लीजिए ऑफिस में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, तो अगर आप उस प्रेशर में आके सबसे झगड़ा करने लगते हो और किसी से दोस्ती नहीं रखते हो, तो वो हो गया आपका सोशल। और प्रेशर में आके आप खुद इरिटेटेड रह रहे हो, खुद टेंशन में रह रहे हो, तो वो हो गया आपका इमोशनल। तो यही है आपका डिफरेंस दोनों में। और किसी किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि सोशल और इमोशनल दोनों आपके सेम है, और ऐसा नहीं है, और दोनों अलग है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।